हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में सिंचाई के लिए जल की मांग, वो भी भारत देश में जो कि एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर बड़े स्तर पर सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी और सिंचाई के लिए जल की मांग दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है। हमें पता है कि भारत के अंदर कृषि बहुत बड़े स्तर पर होती है, इसलिए हम भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन सिंचाई के लिए जल की मांग। ठीक है, सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, भारत में जल का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में सर्वाधिक उपयोग में किया जाता है जल का उपयोग। ठीक है, तो पहली लाइन अपनी क्या होती है? भारत में जल का उपयोग सिंचाई के द्वारा कृषि कार्यों में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो जल का उपयोग होता है वो सिंचाई के द्वारा किस क्षेत्र में होता है? कृषि के अंदर, और वो भी सर्वाधिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जल का उपयोग हो रहा है तो वो कृषि क्षेत्र के अंदर हो रहा है। आगे बात सर में? ठीक है, अब देखिए देश में अब ये क्या कारण है सिंचाई का, वो पढ़ेंगे कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ी क्यों। देखिए, देश में जो वर्षा है वो एक स्थानिक रूप से अगर देखा जाए तो असमान रूप से होती है, और इसी व्यवस्था को सही करने के लिए, भाई असमान जब वर्षा होगी कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी, तो जहां पे ज्यादा है तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेती हो जाएगी। लेकिन जहां पर असमानता है, जहां पर कम वर्षा हो रही है, तो वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लिखेंगे देश में वर्षा स्थानिक रूप से असमानता रहती है, जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो समझ में आ गया कि वर्षा की स्थानिक रूप से असमानता, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, और इस कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की मांग या सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन होते हैं और कई तो सूखाग्रस्त होते हैं। इस वजह से भी देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन व सूखाग्रस्त भी होते हैं। अब जब वर्षा विहीन है और सूखाग्रस्त है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन का जो पठार है, ये ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र? उत्तर पश्चिम भारत व दक्कन का पठार इन क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? इन क्षेत्रों में वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर ये उत्तर पश्चिम भारत, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, और इसके अलावा जो दक्कन के पठार है वो इन क्षेत्रों में आते हैं। और इसलिए इस सूखे की कमी को दूर करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देश के अधिकांश भागों में
शीत और ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता उपस्थित होती है। और इस शुष्कता वाले क्षेत्रों के अंदर अगर आपको कृषि पैदा करनी है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मेंशन करते हैं अपन, देश के अधिकांश भाग अधिक शीत मतलब ठंडे व अधिक ग्रीष्म के कारण शुष्कता अधिक लिए हुए होते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में कृषि को उत्पादित करने के लिए सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात समझ में? भाई एक बात बताइए, देश है, उस देश में अगर कहीं पर बहुत ठंडा प्रदेश है तो पानी की कमी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी की कमी पड़ जाती है, और इस कमी की वजह से क्या पैदा हो जाती है? शुष्कता, मतलब आर्द्रता तो रहती ही नहीं है, पानी नहीं है। अब जब आर्द्रता नहीं होगी, शुष्कता अधिक लिए हुए होगा, तो उस कारण से उस क्षेत्र में अगर आपको कृषि पैदा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बात समझ में? और बिना सिंचाई के आप कृषि को उत्पादित भी नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? इन क्षेत्रों में बिना सिंचाई के कृषि का उत्पादन नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते, इसे आप उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, इसको बढ़ाते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता भारत के अंदर राज्यों के आधार पर देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा मानसून आता है, समय पर भी आता है, लेकिन आने के बाद में भी कई बार वर्षा की कमी हो जाती है। मानसून आ गया, कई जगह वर्षा कर गया, कई जगह नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर कई बार मानसून के समय भी पश्चिमी बंगाल, बिहार में कई बार वर्षा की कमी हो जाती है, सूखे जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मेंशन करते हैं, कई बार मानसून आने पर भी पश्चिमी बंगाल व बिहार जैसे राज्यों में वर्षा की कमी व सूखाग्रस्त जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल और बिहार में। आगे बात सर में, जो तो खूब बारिश होती है वहां पर, लेकिन कई बार मानसून की कमी भी हो जाती है, आया समय पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर वर्षा की कमी और सूखाग्रस्त जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर कृषि को क्या पड़ती है? हानि। इसके कारण कृषि को हानि होती है। आगे बात समझ में? कृषि को क्या होती है? हानि। अब इस हानि को दूर करने के लिए, इस हानि को दूर करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात? मतलब मानसून आने के बाद में भी ऐसी स्थिति पड़ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि वर्षा नहीं हो पाती। हम देखते हैं आए दिन ऐसा होता है।
कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यकता या आवश्यक बनाती है। कई फसलें ऐसी होती है जिसमें जल की कमी, मतलब पानी बहुत चाहिए होता है, जैसे कि चावल है, गन्ना है, जूट है। तो कुछ फसलों के लिए जल की कमी जो होती है वो सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के तौर पर चावल, गन्ना और जूट। ठीक है, कुछ फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कौन कौन सी फसल बताई मैंने? चावल। आगे बात समझ में। कुछ फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इन फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि, ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो गया। ठीक है, कुछ फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे कि चावल, गन्ना व जूट। आगे बात समझ में। ये वो फसलें हैं जिनके लिए खेत को पानी से भरना होगा। अब बिना पानी के आप ना तो गन्ना को पैदा कर सकते हो, ना चावल को पैदा कर सकते हो, ना ही जूट को पैदा कर सकते हो। सिंचाई व्यवस्था जो होती है एक ऐसी व्यवस्था है जो कि बहुफसलीकरण को संभव बना सकती है। मतलब एक ही समय में कई सारी फसलें भी आप उगा सकते हो। ठीक है, लिखते हैं सिंचाई व्यवस्था बहुफसलीकरण, ठीक है, बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ठीक है, चलिए और देखिए सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, फसलों की अधिक उपज देने वाली जो किस्में होती है उनके लिए आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। और आर्द्रता को नियमित रूप से, अगर आप चाहते हो किसी क्षेत्र के अंदर, किसी खेत के अंदर आर्द्रता लंबे समय तक बनी रहे, और अगर आप चाहते हो कि फसल अधिक उपज दे, ठीक है, तो फसलों की अधिक उपज देने वाली जितनी भी किस्में होती है उन खेतों के अंदर आर्द्रता नियमित रूप से बनी रहे, उसके लिए आपको सिंचाई तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात समझ में। ठीक है, मेंशन करते हैं अपन, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को अधिक सिंचाई, या हम कह सकते हैं नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात समझ में। और इसी आवश्यकता के लिए सिंचाई तंत्र संभव है। मतलब आप बिना सिंचाई तंत्र के इस आर्द्रता को नियमित रूप से बनाए रखने में आपको सिंचाई तंत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। आगे बात समझ में। तो ये इस तरीके से भी आपके सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, आपने देखा होगा कि देश में हरित क्रांति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये क्यों आया था, हरित क्रांति क्यों आई? ये एक ऐसी रणनीति थी देश में कृषि विकास की। हरित क्रांति एक ऐसी रणनीति थी जो कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया। और हरित क्रांति के अंदर सिंचाई व्यवस्था को सबसे अहम बिंदु पे रखा गया कि अगर खेत में अधिक उपज पैदा करनी है तो आपको सिंचाई व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो हरित क्रांति के अंदर जो मुख्य बिंदु था वो सिंचाई व्यवस्था थी। और जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों के अंदर सिंचाई व्यवस्था बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसको मेंशन करते हैं अपन। देश में कृषि विकास, ठीक है, अगर कृषि विकास को बढ़ाना है तो
हरित क्रांति, हरित क्रांति रणनीति सफल रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहां पर? पंजाब में, हरियाणा में और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन राज्यों के अंदर ये हरित क्रांति सफल एक रणनीति रही थी। ठीक है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर। ठीक है, देश में कृषि विकास की हरित क्रांति रणनीति सफल रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखा गया। ठीक है, ठीक है, हरित क्रांति इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें सिंचाई का क्या योगदान सुनिए। हरित क्रांति के अंतर्गत, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आगे बात समझ में। अगर सिंचाई व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने मतलब सरकार ने यह ध्यान में रखा कि हरित क्रांति की जरूरत किन क्षेत्रों में, पूरे भारत को जरूरत है, लेकिन हरित क्रांति की उपज को अगर पैदा करना है तो हर क्षेत्र में फसल को पैदा करना जरूरी है। अब फसल कब पैदा होगी? फसल तो जब पैदा होगी ना, तब आप खेतों के अंदर आर्द्रता बनाए रखोगे। और आर्द्रता कब बनी रहेगी? जब आप सिंचाई व्यवस्था लागू करोगे। तो सिंचाई व्यवस्था हरित क्रांति के अंदर एक अहम बिंदु था, जब जाके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसी के अंदर, इन्हीं राज्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग जो है वो सिंचाई के अंतर्गत है। अब निवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? निवल बोया गया क्षेत्र होता है जहां पर फसलों को उगाया जाता है और काटकर बेच दिया जाता है, मतलब उगाना और काटना, ऐसी कंडीशन निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो जो पंजाब था, हरियाणा था और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन तीन राज्यों के अंदर, ठीक है, इन तीन राज्यों के अंदर निवल बोया गया क्षेत्र का 85% भाग किसके अधीन था? सिंचाई क्षेत्र के अधीन था। मतलब ये कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निवल का मतलब होता है फसल को उगाना और काटना। अंतर मतलब यही है केवल, मात्र इसका मतलब क्या है? जैसे कि अपन गेहूं होता है, गेहूं को क्या करते हैं? बीज डालते हैं, उगाते हैं और फिर काट लेते हैं। इस प्रक्रिया को निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र का 85% भाग है ना, निवल बोया गया क्षेत्र जहां पर फसल को उगाया जाता है और काटा जाता है। ऐसा परसेंट कितना है जमीन का? 85%। और ये 85% जो है वो किसके अधीन है? सिंचाई के। मतलब इस 85% जमीन के ऊपर सिंचाई करके ही फसल पैदा होती है। इन राज्यों में गेहूं और चावल जो होता है वो मुख्य सिंचाई से पैदा होने वाला अनाज है। ठीक है, इन राज्यों में गेहूं व चावल मुख्य सिंचाई से पैदा होने वाली फसल है। आगे बात समझ में? मतलब इन राज्यों के अंदर गेहूं और चावल एक निवल बोया गया फसल मानी जाती है और इसको पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की। इसलिए सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ती है। निवल जो सिंचित क्षेत्र होते हैं उसका 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में
कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई या सिंचित किया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब इन निवल क्षेत्रों की बात चल रही है, ठीक है। और यहां पे पानी कहां से आता है? कुओं से और नलकूपों से। इसी वजह से तो यहां पर इन राज्यों के अंदर भूमि जल का स्तर क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जमीन का पानी जो होता है बहुत कम हो गया, क्योंकि यहां पे जमीन का पानी बहुत उपयोग में आता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन निविल क्षेत्रों। अब निविल क्षेत्र क्या बताया था मैंने अभी? निविल क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर फसलों को उगाया जाता है, फिर काट कर बेच दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र निवल क्षेत्र कहलाते हैं। तो निवल हम कह सकते हैं निविल सिंचित क्षेत्र, ऐसे लिख देते हैं अपन, ठीक है। निविल सिंचित क्षेत्रों, ठीक है ना। निविल सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई से पैदा होने वाला क्षेत्र हो गया ये। निविल सिंचित क्षेत्रों का 76.1% भाग, मतलब इस जमीन का कितना परसेंट? 76.1% भाग। कहां पर? पंजाब में। वह हरियाणा में कितनी जमीन? 51.3% भाग। यहां पर एक तो कुओं से और एक नलकूपों से। भाग पर कुओं व नलकूपों से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। समझ में आ गया होगा कि निवल बोया गया क्षेत्र जहां पर सिंचाई की व्यवस्था होती है, और उन सिंचाई वाले क्षेत्रों का 76% भाग तो पंजाब का, हरियाणा का 51.3% भाग है जहां पर सिंचाई से ही फसल पैदा की जाती है। और यहां पर पानी कहां से आता है? कुओं से और नलकूपों से पानी यहां पर सिंचाई की व्यवस्था की पूर्ति की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जब कुओं और नलकूपों का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा था, तो इन राज्यों में हुआ क्या? भूमि जल का उपयोग अधिक होने से इन राज्यों के अंदर जमीनी जो पानी था उसका स्तर जो था वो बिल्कुल नीचे चला गया, ठीक है। लिखेंगे पंजाब व हरियाणा में भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग होने से जल स्तर काफी नीचे चला गया, ठीक है। अब हुआ क्या? आपने देखा होगा पानी में एक फ्लोराइड नाम का एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने। होता क्या है? वो स्टोन होता है सफेद सफेद जो पानी के साथ घुल जाता है, और जब आप देखते हैं पानी को गर्म करते हैं तो उसमें सफेद सफेद सा जम जाता है, फ्लोराइड होता है। भूमि जल के स्तर में कमी आने से इन राज्यों के अंदर भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया, मतलब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। भूमि जल का स्तर कम होने से फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड नाम का जो भी आपका कह सकते हैं पत्थर जिसे बोलते हैं, फ्लोराइड का क्या बढ़ गया? संकेंद्रण बढ़ गया। ये भारी समस्या पंजाब हरियाणा के साथ में अब है, और इसी वजह से पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भी संख्या के संकेंद्रण में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। इसी वजह से किन राज्यों की बात कर रहा हूं? पश्चिमी बंगाल व बिहार राज्यों में संख्या, ठीक है, संख्या होती क्या बता रहा हूं आपको, संख्या के संकेंद्रण में काफी बढ़ोतरी हो गई। आपको बताऊं संख्या होती क्या है, मैं बताता हूं आपको, रुकिए। संख्या जो होती है वो होता है आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूं, संख्या मतलब होता है आर्सेनिक। अब पूछोगे आर्सेनिक क्या होता है,
तो मैं बता दूं आर्सेनिक एक तरह के धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व होता है, ठीक है, धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व होता है जो कई बार हम कह सकते हैं कि ठीक है। अब देखिए इसके आगे भौम जल के स्तर में कमी होने से फ्लोराइड का संकेंद्रण तो बढ़ ही गया, साथ में आपका पश्चिम बंगाल और बिहार की कंडीशन भी बहुत बुरी हो गई। कैसे? यहां पे संख्या का संकेंद्रण बढ़ गया। अब संख्या क्या होता है? संख्या एक रासायनिक तत्व होता है, हम कह सकते हैं उसको आर्सेनिक। आर्सेनिक मतलब संख्या, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होती। हम पेयजल और भोजन या वायु के माध्यम से हमारे शरीर में एक निर्धारित मात्रा है 0.05 किग्रा, ठीक है ना, लीटर, इतना ही पहुंचना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर पहुंचेगा तो वो हमारे लिए जहर के समान हो जाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी मात्रा पानी में बढ़ जाती है, ठीक है, लिखेंगे अपन इसी वजह, ठीक है, यह लिख दीजिए भौम जल के स्तर में कमी से एक तो पश्चिमी बंगाल व बिहार में किसकी मात्रा? संख्या, ठीक है, संख्या एक रासायनिक तत्व, ठीक है, संख्या के संकेंद्रण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं संख्या मतलब रासायनिक तत्व, और वो भी कैसा? प्राकृतिक। हम यूज लेते हैं इसको, ठीक है, हम यूज लेते हैं लेकिन कुछ मात्रा में। मैंने बताया अभी आपको संख्या मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक का मतलब होता है एक धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व होता है, ठीक है, प्रकृति का ही तत्व होता है, और ये तत्व हम यूज लेते हैं पेयजल के रूप में लो, चाहे भोजन के रूप में लो, चाहे वायु के रूप में लो, हमारे शरीर में जाता है, लेकिन एक कुछ निर्धारित मात्रा है 0.05 किग्रा लीटर, इतना ही हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है। अगर इससे ज्यादा अगर ये पहुंचेगा तो ये एक जहरीला, एक रासायनिक पदार्थ के रूप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसका ना तो कोई स्वाद होता है और ना ही कोई सुगंध होती है। आगे बात समझ में, ना स्वाद ना सुगंध, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से ये समस्या भी आपके इन राज्यों में पैदा होती है। तो ये आवश्यकता पड़ती है भैया सिंचाई की मांग के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना सिंचाई के हम फसल पैदा नहीं कर पाते। उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जहां पर वर्षा की असमानता होती है, क्योंकि हमें जमीन की आर्द्रता को अगर बढ़ाना है, जमीन में नमी को बढ़ाना है, लंबे समय तक नियमित रूप से आर्द्रता को रखनी है, तो आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और सिंचाई के लिए जल की मांग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। धन्यवाद।